नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी में सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम आपको टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, लेकिन हम जितने भी आपको क्वेश्चन बताएंगे उसके साथ ही आपके कई सारे एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस और भी तैयार हो जाएंगे। तो वो कैसे? हम जितने भी आपको क्वेश्चन अभी करवाएंगे टॉप 20 क्वेश्चन, तो उनमें हर एक क्वेश्चन के साथ उसका एक शॉर्ट नोट जुड़ा हुआ है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव। तो उसके हिसाब से आपको एक क्वेश्चन में ही कई सारे और भी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, जिससे आप उस क्वेश्चन को भी भूल नहीं पाएंगे और उससे रिलेटेड जानकारी आपको और भी क्वेश्चंस की तैयारी करवा देगी। तो आइए, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत बल से संबंधित होता है, मतलब कौन सा नियम संबंधित है? एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे या ओम का नियम? तो इसका सही आंसर है बी, कूलाम का नियम। अगर आवेशों की बात की तो कूलाम का नियम यहाँ पे सही होगा। अब इसमें देखते हैं हम कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए, विद्युत स्थिति में है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यह दर्शाता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अंतरक्रिया बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है Q1 और Q2 और उसकी बीच की दूरी R है, तो जो आवेश है Q1 Q2 उनका गुणनफल और उनके जो दूरी है उनके बीच में अनुपात ही कूलाम का नियम दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति जितनी भी, देखिए आवर्त सारणी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी उपधातुएं है वो कहाँ रहती है? वो है दाई ओर रहती है। उपधातुएं जो है दाई ओर रहती है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी, दाई ओर, सारणी में दाई ओर। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि उपधातुएं क्या होती है। उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के समरूप गुण होते हैं। उनके कुछ गुणों में वे धातुओं के साथ और दूसरों में अधातु के समान दिखाते हैं। तो देखिए, जैसे जो उपधातु होती है उसमें क्या होता है कि धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, यानी कि वो धातुओं की तरह भी प्रदर्शित होती है, उसके अलावा अधातु की तरह भी होती है। अब देखिए, जो आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो 118 तत्व है, जिनमें 91 धातु है और 7 उपधातु है और 20 जो है वो गैर धातु, जिन्हें अधातु कहते हैं, वो 20 है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को निम्न के सामने कहीं भी रखा जा सकता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इन सभी दर्पणों में। तो देखिए, हमें चाहिए छोटा और आभासी प्रतिबिंब। अगर हम अवतल दर्पण को लेते हैं तो अवतल दर्पण जो होता है वो, जैसे आपके घर में सब्जी बनाने का चम्मच होता है, तो अगर आप उसे अंदर की तरफ देखें, जैसे जो खोल होता है उसका, तो वो क्या होता है? एक तरह से वो होता है अवतल दर्पण। तो उसमें अगर आप अब देखते हैं अपनी शक्ल तो आपको उल्टी दिखाई देगी, जो कि वास्तविक होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण कैसा होता है? जैसे आपने देखा होगा आपके जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण लगा हुआ था, जिससे क्या होता है कि अगर कोई पास का या दूर का भी व्यक्ति हो तो आपको छोटा ही दिखाई देता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है या नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होती है, यानी उभरी हुई होती है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति बिंब की दर्पण से दूरी पर निर्भर नहीं करती है। उत्तल दर्पण सदैव दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखी वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर देखिए, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है। और अगर वास्तविक की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो याद रखिएगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब देखिए, जो अपसारी होता है वो क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, तो वो अपसारी कहलाता है। जबकि अभिसारी क्या होता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर आप देखा होगा आपने पहले जो लेंस आते थे जिनसे आप आग लगाते थे, धूप में हम लेंस को रखते थे तो कागज़ में आग लग जाती थी, तो वो क्या करता है कि जितनी भी रोशनी रहती है सूरज की उसको केंद्रित करता है। उसी जगह पर अगर हम अवतल दर्पण लेते तो उससे कागज़ नहीं जलता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो आपके ऑप्शन है। अब देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो है बी, गन मेटल। क्या होता है? गन मेटल जिसे लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है, गन मेटल को लाल पीतल के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का कांस्य होता है जो तांबे, टिन और जस्ता मिश्र धातु में होता है। इसका उपयोग जो होता है मुख्य रूप से बंदूक और गोलियां बनाने में और भारी मशीनरी के भागों को भी बनाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है क्या कहलाती है? तो देखिए, मधुमक्खियों को रखने का जो स्थान होता है उसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। अब देखिए, मधुमक्खी से रिलेटेड कुछ मधुमक्खी पालन मानव द्वारा मानव निर्मित छत्तों में सामान्यतः मधुमक्खी छत्ते का रखरखाव, यानी कि जो मधुमक्खी का पालन होता है वो क्या होता है कि मानव निर्मित जो छत्ते होते हैं उनमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। मधुमक्खी पालन करने का उद्देश्य जो होता है वो मोम, शहद, मधुमक्खी पराग और रॉयल जेली जैसे उत्पाद बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु इनमें से कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, स्वर्ण आभूषणों की जो सफाई है वो नाइट्रिक एसिड से की जाती है। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है HNO3। इसका जो सूत्र होता है वो HNO3 एक अत्यधिक संचारक और विषाक्त प्रबल खनिज एसिड है जो सामान्य रूप से रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक संग्रहित होने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड के संचयन के लिए यह पीला कास्ट प्राप्त करता है। मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसको रखा जाए नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जब संचय होता है तो यह पीले कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस तत्वों की संयोजकता क्या होती है? इसका आंसर है 0। देखिए, जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनकी जो संयोजकता है वो होती है 0। संयोजकता क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉनों को 2, 8, 18 और आगे इसी रूप में क्रमशः क्या करता है, व्यवस्थित किया जाता है। परमाणु के अंतिम कोश को संयोजकता कोश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए नियॉन है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो संख्या है वो 10 है इसकी, तो इसकी 10 संख्या है, तो अगर हम इसको 2, 8, 18 के हिसाब से अगर भरेंगे तो 2 और 8 में 10 कंप्लीट हो जाता है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बचता है, तो उसमें 0 बचता है। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए 30 होता है किसी का जैसे, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर संयोजकता अगर बच रही है तो वो क्या कहलाता है, अक्रिय नहीं कहलाएगा। तो इसका अगर 0 बचता है लास्ट में, जैसे मैंने नियॉन का बताया तो उसका 10 होता है, तो लास्ट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, तो वो क्या हो जाता है कि पूरी तरह से भर जाता है और इसे अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस धातु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या होता है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है क्या कहलाता है? तो देखिए, वो तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बराबर होती है, समान होता है द्रव्यमान संख्या, और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो अगर देखिए द्रव्यमान की बात करें, इसको याद रखने का सबसे सही तरीका, द्रव्यमान मतलब होता है भार, भार को समान कहा गया है, मतलब समभारिक। तो इस तरह से सी हमारा ऑप्शन राइट होगा, उत्तर सी समभारिक। उदाहरण के लिए देखिए 18 AR40, पोटेशियम है 19 K40 और कैल्शियम 20 CA40। अब इसमें जो आर्गन के बाद यानी AR के बाद जो 40 लिखा है, K के बाद जो 40 लिखा है और कैल्शियम के बाद जो 40 लिखा है, ये जो है ये कहलाता है हमारा परमाणु द्रव्यमान। तो ये देखिए, ये सभी में समान है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है? देखिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में केशिका क्रिया जो है इसे कहा जाता है, केशिका क्रिया। अब देखिए, केशिका क्रिया या केशिकत्व जो होता है वो क्या होता है, आपने जैसे आपके घर में पहले दिए जलाए होंगे, तो दिए जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या रहता है, बाती रहती है। तो बाती क्या करती है, जैसे दिए जलाते हैं तो उसमें बाती क्या करती है, वो तेल को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वो हम जहाँ पे मतलब लौ जलाते हैं वो तेल को खींचते हुए उस लौ को कंटिन्यूसली जलने देती है, तो उसे कहते हैं केशिकत्व या केशिका क्रिया। अब देखिए, ब्लॉटिंग पेपर एक पतला और चिकना पेपर होता है जो स्याही जैसी थोड़े मोटे तरल पदार्थ को अवशोषित करने की अनुमति देता है। तो ब्लॉटिंग पेपर यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रंगों में से कौन सा कोहरे या धुएं के प्रभाव से सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो देखिए, जितने भी रंग हैं उनमें कौन सा जो है वो धुएं या कोहरे के प्रभाव से सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो यह है लाल रंग। लाल रंग जो है सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि देखिए तरंगदैर्घ्य का जो कम होता है वो होता है बैंगनी से शुरू होता है, लाल पे खत्म होता है। ठीक है, तो देखिए, नीले या बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है? कौन सी ग्रंथि होती है हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है? तो वो होती है अश्रु ग्रंथि। देखिए, आंखों को वैसे संस्कृत में अश्रु कहा जाता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अश्रु ग्रंथि। अब देखिए, मानव आंख में अश्रु ग्रंथियां श्लेष्मा पैदा करके आंख को चिकनाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंसू आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में एक लंबे तने जैसी संरचना और कई छोटे छोटे शाखित भाग होते हैं? तो इसका सही आंसर है तंत्रिका ऊतक। आपने देखा होगा 10th क्लास की बुक में भी, अगर आप 10th क्लास में आपने अगर गौर से देखा हो तो एक तंत्रिका ऊतक का एक चित्र होता है, जिसमें उसमें जो है जड़ों जैसी दिखाई देती है संरचना, आप चित्र में भी देख सकते हैं। अब इसके बारे में देखिए, तंत्रिका ऊतकों की कोशिका उत्तेजित होने के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है और फिर शरीर के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में उत्तेजनाओं को बहुत तेजी से प्रसारित करती है।
तो अगला क्वेश्चन है न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु है। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या प्लेटिनम। तो देखिए न्यूनतम प्रतिरोध, ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूनतम प्रतिरोध वाली जो है वो चांदी होती है। चांदी क्या है, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, इसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसलिए चांदी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध होता है, इसकी चालकता अत्यधिक होती है। इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि इसमें सबसे कम, इसमें न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध पूछा हुआ है, इसीलिए। चांदी एकमात्र ऐसी धातु है जिसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ का अर्थ है कि इसका प्रतिरोध कम है और इस पर इलेक्ट्रॉन आसानी से पदार्थ में प्रवाहित होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण वश करुकेशिका में मूत्र का रंग पीला होता है? मेलेनिन के कारण, यूरिन अम्ल के कारण, यूरोक्रोम के कारण या कोलेस्ट्रॉल के कारण? तो इसका सही जो आंसर है वो है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है। अब इसमें देखते हैं, यूरोक्रोम वर्णक मूत्र के कशेरुकी के रंग को निर्धारित करता है, इसलिए मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम एक अवशिष्ट उत्पाद जो हीमोग्लोबिन के टूटने से आता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को शरीर में वाहित होने में सक्षम बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से गमन करता है। प्रकाश निर्वात में गमन नहीं कर सकता। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब असत्य है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिए हमारी जो पृथ्वी के बाहर का जितना भी एरिया है वो क्या है, वो निर्वात है, वहाँ पे वायु नहीं है, फिर भी प्रकाश हमारी पृथ्वी यानी कि धरती तक पहुँच जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है, इसलिए बी हमारा राइट आंसर होगा कि गमन नहीं कर सकता है। सही विकल्प है प्रकाश निर्वात में गमन नहीं कर सकता। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम में प्रकाश संचरित हो सकता है, इसलिए निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्टीय सेल में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वोल्टीय सेल में जो है जस्ता और तांबा का उपयोग किया जाता है। वोल्टीय सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है। वोल्टीय सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करता है। तांबे का उपयोग कैथोड के रूप में किया जाता है, जबकि जस्ते का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है, यानी कि कैथोड और एनोड जो है वो प्लस और माइनस को दर्शाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, वोल्टीय सेल, जस्ता और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह का जुड़वा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, शुक्र या मंगल। तो देखिए जो अरुण ग्रह है उसका जो जुड़वा ग्रह जो है वो वरुण को कहा गया है। अरुण और वरुण पास पास है, दोनों जुड़वा ग्रह। कुछ समानता के कारण अरुण ग्रह का जुड़वा ग्रह वरुण ग्रह है। दोनों का व्यास लगभग 50,000 किलोमीटर है। ऊपरी वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण दोनों का रंग नीला दिखाई देता है। दोनों में मेटल और बाहरी वातावरण में कुछ समान रासायनिक तत्व भी पाए जाते हैं, इसलिए जो है इन दोनों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन भी कहा जाता है? तो देखिए हैंसेन रोग जो है वो कुष्ठ रोग को कहा जाता है। कुष्ठ रोग हैंसेन रोग कहा जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। यह त्वचा और आंखों को प्रभावित करता है। यह हाथ मिलाने या गले मिलने, साथ में भोजन करने से भी फैलता है। इसका उपचार प्रतिजैविक द्वारा किया जाता है और विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री किस में होता है? कुष्ठ रोग में। त्वचा आंखों को प्रभावित करता है और इसका जो उपचार है वो प्रतिजैविक द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को कहा जाता है? मस्तिष्क, वृक्क, यकृत या हृदय? तो देखिए जो नेफ्रोलॉजी होती है वो वृक्क के लिए अध्ययन को कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी यह रुधिर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को हटाने और इस प्रक्रिया में मूत्र का उत्पादन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आइजैक न्यूटन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला या आइंस्टीन? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? यह एक विद्युत धारा है जो आवर्ती रूप से दिशा को उलट देती है और समय के साथ लगातार अपना परिणाम बदलती है। यह दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट के विपरीत है जो केवल एक ही दिशा में बहती है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपको कई सारे और भी क्वेश्चंस की रिपीटेशन उनकी वो भी याद हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना है हमें कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। आपको अपना आंसर हमें कमेंट करना है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आपको हमारे चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक यू।